हाँ चलो बेटा इधर समझो, शांत हो जाओ भाई, ये वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? जैसा आप लोग चिल्लाओगे वैसा इसमें आ जाएगा, इसलिए शांत रहो। देखो लाइव की बात अलग होती है, इसको डायरेक्ट अपलोड करूंगा मैं, एडिट नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं है ना, 1-1.5 घंटे लग जाता है, 2 घंटे एडिट करने में। हाँ देखो ये आपका कल चल रहा था हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। तो हम यहाँ हाँ केवल रिएक्शन समझा देते हैं। क्या लिखा था? N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, यही थी ना? चलिए अब आप बताते जाइए, कैटलिस्ट मैंने क्या लिखा था? आयरन लिखा था और मॉलिब्डेनम। आयरन क्या था? कैटलिस्ट। और प्रोमोटर, प्रोमोटर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्धक। प्रोमोटर मतलब वर्धक। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसको समझ रहे, इतना तो आपने कल समझ लिया था। यानी हम ये कह सकते हैं अधिक से अधिक अमोनिया निर्माण के लिए, क्वेश्चन क्या आएगा? अधिक से अधिक अमोनिया निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? ठीक है, लिखो यहां, अधिक से अधिक अमोनिया निर्माण उधर स्पेस है बेटा, उधर बैठो, देखो उधर उस लाइन में पीछे, निर्माण की आवश्यक परिस्थितियां, ठीक है? आवश्यक परिस्थितियां या अनुकूल परिस्थितियां, ये भी कहा जा सकता है, अनुकूल परिस्थितियां। तो किसकी अनुकूल परिस्थितियां हैं? अमोनिया के निर्माण की। हमको ये सिद्ध करना है कि कौन कौन सी ऐसी बातें यहाँ पर रखी जाएं, कौन कौन सी ऐसी शर्तें रखी जाएं कि अमोनिया का निर्माण ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो। तो पहली बात आप देखिए, ये जो रिएक्शन है कैसी है? डेल्टा H आपका क्या था? -46.1 किलो जूल पर मोल। ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक थी ना, ठीक है? तो आपको यहां बताना प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा और दाब का क्या प्रभाव, दाब का या प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीजें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या होगा यहाँ? यानी दाब बढ़ा दे तो क्या परिवर्तन आ जाएगा, दाब कम कर दे तो क्या परिवर्तन आएगा। तो अमोनिया किन परिस्थितियों में ज्यादा बनेगी? तो मैं यहां लिखता हूं N2 और प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। आपने इसके पहले क्लास 11th में एक रूल पढ़ा रहा होगा, कौन सा? ला सातेलिय नियम। तो ला सातेलिय नियम में क्या बताया जाता है? किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दाब बढ़ाने से अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिधर आयतन कम होता है। दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने से, क्योंकि आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, दाब बढ़ाएंगे आयतन घटेगा। तो दाब बढ़ाने से अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिधर आयतन कम होता है। हमको कैसे पता चलेगा कि किस दिशा में आयतन कम है? जो भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में 2 प्रकार की दिशाओं से संबंधित अभिक्रियाएं होती हैं। जो अभिक्रिया ऐसे चल रही होती है, N2 और H2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया बना रहे हैं, इस दिशा में चलने वाली अभिक्रिया को बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है, एक ही बेसल में दोनों कार्य एक साथ होते हैं।
कुछ मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे होंगे। अमोनिया मान लेते 100 मॉलिक्यूल बन गए, 100 में से 20-25 मॉलिक्यूल अमोनिया के ऐसे होंगे जो टूट करके फिर से N2 और H2 में बदल रहे होंगे। 75 मॉलिक्यूल तो अमोनिया के बचे होंगे ना। कुछ ये N2 और H2 आपस मिलकर अमोनिया बना रहे होंगे, कुछ अभी ये भी तो बचे होंगे। यानी जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो रिवर्सिबल रिएक्शन उस पात्र में, उस वेसल में दोनों तरह के अभिकारक पाए जाते हैं, दोनों तरह के उत्पाद पाए जाते हैं। मतलब जिस समय ये आपस मिलकर ये बनाएंगे तो ये अभिकारक का कार्य करेंगे, और जब ये टूट करके इधर आएंगे तो ये अभिकारक का कार्य करेंगे। तो कोई भी अभिकारक हो सकता है, कोई भी उत्पाद हो सकता है। जब ये अभिकारक का काम करेंगे तो ये उत्पाद होगा, जब ये अभिकारक का काम करेगा तो ये उत्पाद होंगे। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिस बर्तन में कराई जाती है उस बर्तन में अभिकारक भी उपस्थित होता है और उत्पाद भी उपस्थित होता है। मतलब ये भी बना हुआ है, बचा हुआ है, और ये भी कुछ बचे हुए हैं, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। अब हमारा प्रभाव किसका है? दाब का प्रभाव, इसे पढ़ना है। ला-सातेलिय नियम ये कहता है दाब बढ़ाने से अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिधर आयतन कम होता है। हमको कैसे पता चलेगा कि आयतन किधर कम है? तो आप देखिए यहाँ इसके पहले 1 लिखा है, यही मोलों की संख्या है। हम चाहें तो इसको 1 आयतन लिख सकते हैं, 1 आयतन। तो यदि मैं आयतन जैसा शब्द इस्तेमाल करता हूं तो सबके नीचे आयतन ही लिखूंगा। यदि मैं मोल जैसा इस्तेमाल करता तो यदि मैं कहता 1 मोल तो इसको क्या कहता? 3 मोल, इसे कहता 2 मोल। अब मेरी मर्जी, मैं मोल की जगह, मोल कॉन्सेप्ट जो होता है, मोल की जगह मैं आयतन भी लिख सकता हूँ। आयतन कैसे लिखूंगा? क्योंकि यदि मैं इसको 1 आयतन लिख देता हूं तो इसको भी 3 आयतन लिख दूंगा। सब जगह आयतन शब्द उपयुक्त करूंगा। यहाँ क्या लिखूंगा? 2 आयतन। रिएक्शन में जो बाईं तरफ का एरिया है, बाईं तरफ देखिए टोटल कितने आयतन है, और दाईं तरफ कितना आयतन है? 2 आयतन। अब आप ये देखिए किधर आयतन कम है? अग्र अभिक्रिया में। तो ला-सातेलिय नियम ने बताया कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिधर आयतन कम होता है। तो आयतन तो इधर कम है ना, इसका मतलब इस पात्र में, इस वेसल में जितना ज्यादा दाब बढ़ाते जाएंगे, प्रेशराइज करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा अमोनिया का निर्माण होगा। तो अमोनिया के निर्माण की पहली शर्त हमारी क्या है? ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाना चाहते हैं तो वेसल में हमें क्या करना चाहिए? दाब बढ़ा कर रखना चाहिए, उच्च दाब रखना चाहिए। ठीक है, तो लिखो, इस तरह नोट कर लो। ला-सातेलिय नियम के अनुसार दाब बढ़ाने से अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिधर आयतन कम होता है। ठीक है, अतः अधिक से अधिक अमोनिया बनाने के लिए क्या होना चाहिए? दाब उच्च होना चाहिए। अब किसका प्रभाव पड़ना है? ताप का प्रभाव। नोट कर लिया सबने? ये बात क्लियर ना? अग्र दिशा में अभिक्रिया तभी जाएगी जब हम दाब क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब इस नियम को भी, यानी कि ताप के प्रभाव को भी ला-सातेलिय नियम
समझाता है हमको। लासातेलिए वैज्ञानिक है, वो एक नियम बताता है, तो हम ये भी कह सकते हैं लासातेलिए नियम बता रहा है हमको। क्या बता रहा है, ध्यान देना। हाँ, ताप के बारे में पहले थोड़ा सा रिएक्शन लिख देते हैं। हमने क्या लिखा, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। इस बार मैं यहां लिखूंगा डेल्टा H माइनस 46.1 किलो जूल पर मोल। N2 प्लस 3H2 रिवर्सल 2NH3 डेल्टा H माइनस 46.1 किलो जूल पर मोल। थर्मोडायनेमिक हमें यदि कोई बात बताता है, थर्मोडायनेमिक यदि कोई रिएक्शन लिखता है, बताता है, तो उसके द्वारा उत्सर्जित होने वाली या अवशोषित होने वाली दोनों प्रकार की ऊष्माओं को वो कहां प्रदर्शित करता है, रिएक्शन के सबसे दाईं तरफ सेमीकोलन यूज करता है और दाईं तरफ लिख देता है। इसका अर्थ ये होता है, दाईं तरफ लिखा हुआ जो लिखी हुई जो ऊष्मा होती है, उसमें जो चिन्ह होता है वो चिन्ह बाईं तरफ का माना जाता है। यानी यह चिन्ह कहां का है, बाईं तरफ का है। कैसे, मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, N2 और 3H2। जिस समय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर रहे थे, तो क्रिया करने के बाद यहां से ऊष्मा रिलीज होती है, और जब ऊष्मा रिलीज होती है तो कितनी रिलीज होती है, 46.1 किलो जूल पर मोल, इतनी ऊष्मा रिलीज होगी। और एक चीज ये ध्यान देना, मैंने भी क्या कहा, ये जो चिन्ह है कहां का है, ये वाला चिन्ह कहां का है, बाईं तरफ का होता है। थर्मोडायनेमिक की रिएक्शंस को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आपका यह है कि हम चाहें यदि उत्सर्जित हो रहा है तो N2 प्लस 3H2 माइनस कितना उत्सर्जित हो रहा है, तो आपने कहा माइनस 46.1 किलो जूल पर मोल उत्सर्जित हो रहा है, और क्या बन गया, 2NH3 हो गया। थर्मोडायनेमिक कहता है कि मैं रिएक्शन को इस तरह नहीं यूज करूंगा, मैं रिएक्शन को पहले पूरी तरह से लिख दूंगा, फिर मैं सेमीकोलन यूज करूंगा और लिख दूंगा डेल्टा H। डेल्टा H के बाद मैं वो ऊष्मा लिख दूंगा जो बाईं तरफ लिखी होती है। तो बाईं तरफ क्या साइन है, माइनस 46, तो सेमीकोलन लगाया, डेल्टा H इक्वल उसी वैल्यू को लिख दिया माइनस 46.1 किलो जूल पर मोल। क्लियर है बात। अब मैं इस रिएक्शन या दोनों रिएक्शन को देख करके समझा रहा हूं, ताप का प्रभाव क्या है। लासातेलिए नियम में बताया गया, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिधर ऊष्मा की कमी होती है या जिधर ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किधर कमी है, इधर इतना घट गया ना, यदि ये ना होता तो दोनों हमको बराबर पक्ष लग रहे थे, लेकिन यहां पर इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, इतना 46.1 किलो जूल इतना हमने घटा दिया है, माइनस कर दिया है, तो इधर वाला थोड़ा सा हमको डिसबैलेंस लग रहा है। तो हम ये क्या कहेंगे, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिधर ताप की कमी होती है या जिधर ताप की आवश्यकता होती है। इधर इतनी ऊष्मा घट गई है, तो इसका मतलब इधर ही तो ताप की आवश्यकता पड़ेगी, तो अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आना शुरू हो जाती। कब ऐसा होता है, जब आपने ताप बढ़ा दिया, जितना आप ताप देते जाएंगे उतनी इसको उधर जाएगी अभिक्रिया जिधर ऊष्मा की आवश्यकता है। ऊष्मा की आवश्यकता कहाँ है, बाईं तरफ है, क्योंकि इधर तो घट गया ना, जिधर घट रहा हो उधर तो लोग पूरा करने का प्रयास है, भैया तुम्हारे नहीं आया, तुम्हें ले लिया चीज, ठीक, तो उसको हम क्या करते हैं कि नहीं है तो ले लीजिए, तो इधर घट गया, तो अभिक्रिया बाईं तरफ आने लगती है, NH3 इधर आने लगी, और NH3 टूट करके किस में बदलने लगी, N2 और H2 में बदलने लगी। तो अमोनिया ज्यादा बन रही है कि और घट रही है, कब, ताप बढ़ा देंगे। तो जब हमको पता हो गया कि आग में हाथ रखेंगे तो जल जाएंगे, तो हम आग में हाथ ना रखें। कहने का तात्पर्य, जब हमको मालूम हो गया कि ताप बढ़ाने से अमोनिया और कम होती जा रही है, अमोनिया विघटित हो रही है, तो हम ताप ना बढ़ाएं। अर्थात ताप बढ़ाने से यदि ये चेंज हो रहा है तो यहाँ पर ताप उच्च नहीं करना, ताप को लो रखना चाहिए, ताप कम रखना चाहिए। तो आपने जो देखा, अमोनिया निर्माण में दाब क्या होना चाहिए, उच्च, ताप क्या होना चाहिए, निम्न। निम्न का मतलब इतना कम भी नहीं होना चाहिए, एक
साधारण मध्यम में, ठीक है। चलो लिखो, ताप बढ़ाने से किस नियम के अनुसार, यहां भी ला सातेली नियम लिख लीजिएगा, ला सातेलीय नियम के अनुसार ताप बढ़ाने से अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिधर क्या होता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या जिधर ऊष्मा कम होती है, यहां अभिक्रिया बाईं तरफ जाने लगती है। तो क्या करना चाहिए, अतः अधिक से अधिक अमोनिया निर्माण के लिए ताप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी अनुकूल परिस्थितियां हो गई। अब हम पढ़ेंगे लिख गया, अमोनिया के गुण। गुण दो तरह के होंगे, कुछ होंगे भौतिक गुण और कुछ होंगे रासायनिक गुण। लिखिए, भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके कौन कौन से भौतिक गुण हैं जो सामान्य रूप से हैं। आप कह सकते हैं कि जो अमोनिया होती है, अमोनिया में एक प्रकार की तीक्ष्ण गंध पाई जाती है, पंजेंट स्मेल जिसको कहा जाता है। अमोनिया तीक्ष्ण गंध पंजेंट स्मेल वाली रंगहीन गैस होती है। कलर कोई नहीं होता बेटा, ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता, रंगहीन गैस होती है। गंध कैसी है, तीक्ष्ण गंध होती है। तीक्ष्ण गंध मतलब तीखी गंध वाली, सीधे नाक में पहुंचती है। अब अमोनिया की गंध कैसी होती है, यदि इस बात को महसूस करना चाहते हैं तो आप यदि जैसे कॉलेज में या कहीं पर हॉस्पिटल में कहीं गए हो, कॉलेज में या कहीं देखा होगा, तो जहां टॉयलेट बने होते हैं तो वहां कैसी बदबू आती है, बस समझ लो अमोनिया की गैस आ रही है। ठीक है, तो अमोनिया की जो गंध होती है बस इसी तरह की होती है। चलो नोट कर लिया। अब देखिए, मन बिगड़ गया क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर क्या है, अमोनिया में एक प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो अमोनिया होता है आपका गैसीय अवस्था में होता है, पहली बात, लेकिन जब द्रव अवस्था में होगा और अमोनिया ठोस अवस्था में होगा
कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? लिखते जाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसीलिए इसका क्वथनांक क्या होता है? अपने ग्रुप के अन्य हाइड्राइड की अपेक्षा। ये पढ़ा था ना उसमें? क्यों? जब मैं लक्षण पढ़ा रहा था, सामान्य लक्षण, तो वहां बताया था अपने ग्रुप में इसका अमोनिया का ज्यादा होता है क्वथनांक और गलनांक। ठीक है, तो इसलिए इसका क्वथनांक व गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। किसकी अपेक्षा? अपने ग्रुप में अन्य हाइड्राइड की, कुछ जो बाद वाले हाइड्राइड है जैसे फास्फीन वगैरह, उनकी अपेक्षा इसका उच्च होता है। क्यों होता है? तो आप कहेंगे इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके पहले आपने पढ़ लिया था। अमोनिया जल में क्या है? घुलनशील है। अमोनिया जल में क्या है? घुलनशील है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, यह जल में विलेय है। ये भी तो बात ठीक है। चाहे घुलनशील कहा जाए या विलेय कहा जाए, बात सेम है। अब ध्यान रखना, यहां से कुछ रिएक्शन सब आपकी शुरू होने वाली है। जब ये अमोनिया जल में घुलनशील है, तो इसका जो जलीय विलयन होगा, देखिए मैंने लिख दिया NH3। इस अमोनिया गैस को मैं किसमें घोलने का प्रयास कर रहा हूं? वाटर में। ध्यान देना, ठीक है। अमोनिया को मैं वाटर में घोलूंगा, तो अमोनिया इसके हाइड्रोजन को गेन कर लेता है H+ आयन को। तो अमोनिया जब इसके H+ आयन को लेगा तो क्या बन जाएगा? NH4+, एक आयन बन गया। और यहां से क्या अलग हो गया? OH-। तो मैंने लिख दिया यहां पर OH-। ठीक, तो ये बन जाएगा। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, एक प्रकार से NH4OH भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है वही NH4OH है। यदि इस किसी में लिखा है NH3 और यहां पर लिखा है AQ, ध्यान देना इस बात को, क्या लिखा है? NH3 और लिखा है AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस, यानी अमोनिया का जलीय विलयन यदि कहीं लिखा है तो समझ जाओ वो बताना चाहता है कि जो अमोनिया का जलीय विलयन है वो क्या है? NH4OH है। अब यदि अमोनिया का जलीय विलयन NH4OH है तो यह एक प्रकार का हाइड्रोक्साइड है। इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यह एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। क्या है? दुर्बल क्षार। अम्ल क्षार समझते हैं ना? क्षार उसे कहते हैं जो H- त्याग सकता है। इसीलिए अब आपसे कहा जा सकता है कि अमोनिया का जो जलीय विलयन है किस प्रकृति वाला होता है, किस स्वभाव वाला होता है, तो आप कहेंगे कि अमोनिया का जो जलीय विलयन है दुर्बल क्षारीय होता है। लिखो, अतः NH3 का जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय होता है। अमोनिया का जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय होता है। अब रासायनिक गुण लिखते हैं इनके। केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों भाई, अभी तक जितना पढ़ा क्लियर है? दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण को क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। प्लूरल लिख देता हूं, बहुवचन, कई गुण होंगे ना। लिख गया। सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि अमोनिया का जो जलीय विलयन है
वो क्षारीय होता है। इस बात को सिद्ध करना है कि अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय है, तो आप ऑटोमेटिक यानी आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हो। कैसे सिद्ध कर सकते हो कि यदि यह अम्ल से क्रिया कर लेगा तो इसका मतलब क्षारीय है। तो हम इसकी क्रिया किससे कराने जा रहे हैं? अम्लों से। अम्लों से क्रिया। सपोज मैं इसकी NH3 की क्रिया कराना चाहता हूं, मैंने एक ही लिख दिया ना, जलीय विलयन है ना, तो जलीय विलयन को मैं क्या क्या लिख सकता हूं? NH4OH लिख सकता हूं ना, या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, एक्वस मतलब जलीय, अमोनिया का जलीय विलयन। अमोनिया के जलीय विलयन को मैंने अभी बताया है मैं क्या क्या लिख सकता हूं। यदि मैंने कहीं NH4OH लिख दिया तो इसका मतलब मैं अमोनिया की ही बात कर रहा हूं। तो ये ना सोचना सर आप तो हमको अमोनिया पढ़ा रहे हैं, यहाँ NH4OH लिख दिया। अमोनिया जब पानी से रिएक्शन करता है तो जलीय विलयन बनेगा, उस विलयन का ही नाम है NH4OH। तो अमोनिया ही तो चल रहा है ना, ठीक है। अब अमोनिया के जलीय विलयन की रिएक्शन हम किसी अम्ल से करा रहे हैं। अब आप इस अम्ल से जब रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा सिस्टम अप्लाई करेंगे? रिएक्शन को समझने के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, PS, PS, B। ये रूल अप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ। हाँ, अब देखिए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया होगा। NH4OH प्लस HCl हो गया। मैंने आपको जो रूल बताया कौन सा, बार बार मैं रूल नहीं लिखूंगा, चलो अभी लिख दे, PSB। ये कहता सबसे पहले पेयर बनाओ, मतलब जोड़ा बनाओ। कौन से? एक का धनायन और दूसरे का ऋणायन। हमने यहां पर ले लिया NH4 और लिख दिया बाद में Cl। इनका हमने जोड़ा बना, धनायन ऋणायन का जोड़ा बना। इसका धनायन ले लिया तो इसका ऋणायन ले लिया, जोड़ा बन गया। अगला स्टेप सेटिस्फाई करना है वैलेंसी को। हम दोनों की वैलेंसी ध्यान रखें, कल मैंने बताया था NH4 की वैलेंसी क्या होती है? +1। Cl की वैलेंसी इक्वल है, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जिसको ना है तो मैंने आपसे कहा था इधर एक साइडल पार्ट बना लेना, सबकी वैलेंसी इस तरह लिखते जाना। NH4 प्लस होता है, Cl माइनस होता है, बन गया प्लस। अब हम क्या करेंगे, कौन सा जोड़ा बनाएंगे? जोड़ा फिर से बनाएंगे, पहला PS हो गया, फिर से PS। इस बार इसका धनायन और इसका ऋणायन लेंगे, तो इसका धनायन है H और इसका ऋणायन है OH। क्या बन गया? HOH। यदि मैं कहीं HOH लिख देता हूं तो इक्वेशन को समझाने के लिए लिखा, इसका अर्थ आपको मानना है मैंने वाटर लिख दिया, ये H2O है। क्लियर? मैंने H और OH लिख दिया, तो P हो गया HOH। सेटिस्फाई द वैलेंसी, इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी +1। ये मैंने यहां लिख दिया H प्लस OH माइनस। जब वैलेंसी सेम होती है तो कुछ भी इनके नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला स्टेप बताइए, बैलेंस करना है। बैलेंस द इक्वेशन, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। NH4 1 1, OH 1 1, हाइड्रोजन 1 ये और Cl 1, अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब मैं NH4OH की रिएक्शन किससे कराने जा रहा हूं? H2SO4 से। चलिए पहले जो हमने अम्ल लिखा उस अम्ल का नाम बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस बार मैं लिख रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं पढ़ना, क्योंकि जब हम HCl लेंगे तो HCl का भी तो जलीय विलयन होगा, और जब HCl का जलीय विलयन होता है तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहना है। लेकिन जब HCl गैसीय अवस्था में होती है तब उसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहना है। तो गैसीय नहीं, उस गैस को पहले पानी में आपने घोल करके एक विलयन बनाया है, तो वो है जलीय विलयन, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को इसी तरह बनाइए, रिएक्ट करिए। चलिए देखिए, आपको कुछ नहीं करना, केवल इस रूल को फॉलो करना है हर बार। मैंने कहा PS
देखो बार बार समझा रहा हूं और बार बार उसको आपको मन में अपने मन से दोहराना है। पहले हमको क्या करना, पेयर करना। जैसे मैं पूछता हूं कि क्या करना, तो आपके सर पेयर करना, तो मैं क्वेश्चन करता हूं, आप बताते हो। आप अपने मन में ही क्वेश्चन करो, अपने मन में ही आंसर दो, तो ये अपने आप ही क्वेश्चन बन जाएगा। देखो सबसे पहले पेयर करेंगे किसका, एक का धनायन दूसरे का ऋणायन, मतलब केटायन और एनायन। इसका यदि केटायन लिया तो इसका एनायन लेंगे, यदि इसका केटायन लिया तो इसका एनायन लेंगे। हमने देखो पेयर किसका बनाया, ये मैं लिख देता हूं NH4 और फिर लिख देता हूं SO4। कोई जल्दबाजी नहीं करना कि फार्मूला तुरंत लिखना, नहीं, सोच करके लिखना। पेयर बना दिया, जब आने लगे तब बात की बात है। पेयर बना दिया, अगला स्टेप पूछो अपने मन से, सेटिस्फाई द वैलेंसी। SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मैं प्रतिदिन कभी ना कभी कोई आयन जरूर बताता हूं, यही आयन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रखना, SO4 की वैलेंसी -2 होती है। अब इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी +1 है, तो इसका 2 इधर आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब फार्मूला बन गया, सेटिस्फाई हो गया। 1 को इधर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, तो पेयर हो गया, सेटिस्फाई हो गया। फिर से पेयर सेटिस्फाई करेंगे ना, तो अगला पेयर कौन सा लेंगे, इस बार इसका धनायन इसका ऋणायन। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको लिख देते हैं, H2 ना लिखना बेटा, H2OH ना लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि H के नीचे यहाँ पर 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ H का साथी SO4 है। अब H का साथी आप बदल रहे हैं ना, जोड़ा बदल रहे हैं, तो OH से पूछ के रखेंगे कि SO4 से पूछेंगे, ठीक है। हाँ, तो OH से पूछना है, तो हमने लिखा H और OH। अब OH से भी पूछिए, S से भी पूछिए। H की बैलेंसी +1, OH की बैलेंसी -1, सेम है, कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। PS हो गया, PS हो गया और B बैलेंस। अमोनियम यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने होने चाहिए, 2 का गुणा कर देंगे तो अमोनियम 2 हो गए। अब OH कितने हो गए, तो 2 OH लाने के लिए 2 का गुणा। हाइड्रोजन ये वाले कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, बैलेंस्ड हो गया। इस तरह रखना। अगली रिएक्शन बस इसी तरह ज्ञान अभी मैंने बता दिया, अगली बार फिर से मैं दे रहा हूं, सेम ऐसे ही आपको PS B ये रूल अप्लाई करना है। धातु लवणों से क्रिया, लिखो ये हेडिंग। सबसे पहले मैं यहां AlCl3 एक्वस यानी जलीय विलयन है, जिसकी भी मैं रिएक्शन करा रहा हूं जलीय विलयन है, लिखो या ना लिखो, ठीक है। एक्वस है। AlCl3 की रिएक्शन मैं किससे कराना चाहता हूं, NH4OH से। चलिए कराइए। हाँ, ये बताइए कितने स्टूडेंट्स ने इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया है। वेरी गुड। अब मेरा मन तो करता है ताली बजाने का। बहुत अच्छा। चलो अब देखो यहाँ बस AlCl3 ज्यादा खुशी हुई। हाँ देखो AlCl3 NH4OH हमने ऐसा रखा। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया था, पेयर। कुछ स्टूडेंट्स का गलत हुआ उसको समझ लीजिए, और ये कोई जरूर नहीं कि जिसका नहीं गलत हुआ उसको नहीं, सबको समझना। ज्यादा समय नहीं, तुरंत बताऊंगा। सबसे पहले हमको क्या करना होता है बताइए, पेयर। किसका किसका पेयर, Al का और OH का। ये देखो मैंने Al रख दिया। अच्छा ध्यान से सुनना, जिन स्टूडेंट्स ने गलत किया है, यहां से वहां तक मुझे जाकर के ये महसूस हुआ कि गलती कहां कहां हो रही है। Al और OH, उनके दिमाग में अभी तक ये बना हुआ है कि हमें इन्हें दोनों को मिला के रख देना है। ये देखो NH4 और Cl3 लिख देना, ये दिमाग से भी हटा ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा नहीं लिखना। अब मैंने ऐसा लिख दिया, कोई स्क्रीनशॉट ले करके बाद में कहे सर जी NH4 Cl3 लिखे रहे, गलत ना पढ़ा हो जाएगा ना ऐसा। तो फिर भी समझो, ये मैं यहाँ LOH लिखा, यहाँ NH4 Cl3 लिखा, गलत है।
क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं, हमको इसी तरह लिखना है, जो जो लिखा है ऐसा लिख देना है। ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं, पुराने वाले जो नीचे अंक लिखे हैं उन पर ज्यादा प्यार और मोहब्बत नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि हाँ, पुराने वाले पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। और देखो एल से प्रिय, क्योंकि यहाँ देखो सीएल का साथी कौन था, जल्दी बताओ? एल था ना। तो जब सीएल का साथी एल था तो सीएल के नीचे जो 3 लिखा है, एल से पूछ करके आया है। एल से पूछा गया कि तुम्हारी बैलेंसी कितनी है, उसने कहा 3 है। तो उसकी बैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यहाँ 3 कर दिया, हो गया। आज यहाँ सीएल का साथी कौन है? NH4 है। तो हम NH4 से पूछेंगे कि वहां फिर से जाएंगे, NH4 से पूछेंगे ना। तो NH4 से पूछा कि तुम्हारी बैलेंसी कितनी, इसने कहा मेरी बैलेंसी 1 है और इसकी बैलेंसी कितनी है, -1 है। बराबर है ना, कोई विवाद नहीं, बराबर का काम चल रहा है। यहाँ एल और OH है। एल बस इतना नहीं लिख देना है, क्यों? एल के नीचे कुछ नहीं लिखा था, OH के नीचे कुछ नहीं लिखा था। OH के नीचे पहले इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि OH का साथी, आज OH के नीचे क्या लिखा जाएगा, इस बात का निर्णय एल्युमिनियम देगा। एल्युमिनियम से पूछेंगे एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी है, उसने बताया +3 है, इसका 3 इधर आ गया, ठीक है। तो ये वाला बुखार सब लोग उतार लेना कि पुराने वाले अंक रखने हैं, पुराने वाले अंक नहीं रखने। क्या हुआ, समझ हो गया क्या? हो गए? कहाँ है? जाने दे इनको। ये तो भाई गलत बात है ना, हमसे भी परमिशन नहीं मिली। चलो लिखो। ये काहे के लिए जाते हम सब जानते हैं। ये आगे अभी खड़े होंगे और खड़े होके बस क्या करेंगे, तो समझ रहे हो, इंतजार करेंगे अभी किसी का आगे। देखो सब जानते हैं हम, कहाँ टाइम अभी नहीं हुआ, कौन से बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देते। सीएल है ना, लिखो, चलो लिखो। 3 हो गया और ये हो गया, बैलेंस तक नहीं हो पाई, इतनी जल्दी पढ़ी है। और कितना पढ़ने वाले हैं वो आगे, यहाँ इतने पढ़ने यार, यहाँ पढ़ लो ना, पढ़ा रहा हूँ अभी, इसको तो पढ़ नहीं रहे हो, आगे क्या करो, जड़ने से बोल। ऐसे बच्चे तो आधे घंटे पढ़ के चले जाए तो अच्छा है। चलो करो इसको। घड़ी डिस्टर्ब है, इसके कारण सब हो रहा है। लिख गया, बनाओ इसे। तो ये हो गया ZnOH गोल्ड प्राइस। अब देखिए NH4 और किसका जोड़ा बनाएंगे, SO4 का, NH4SO4। अब देखिए कौन किससे पूछे, SO4 पूछेगा NH4 से और NH4 पूछेगा SO4 से। NH4 की बैलेंसी और SO4 की, तो इसका 2 आ गया इस साइड, 1 को इधर लाने की आवश्यकता नहीं, बस संतुलित करिए कितना है